बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत स्थायी पूंजी पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक व्यवसायी को, जो व्यवसायी होता है, उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए कई चीज़ों पर धन व्यय करना होता है। जब भी वह कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि क्रय करने होते हैं। साथ ही साथ उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए कच्चा माल खरीदना होता है, मजदूर लगाने होते हैं जिन्हें वह मजदूरी देता है, कुछ कर्मचारियों को वह वेतन देता है। साथ ही साथ उसे कुछ दैनिक खर्चे भी करने होते हैं। दैनिक खर्चों से तात्पर्य है जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में होने वाले खर्चे हैं, ये खर्चे करने होते हैं, जैसे बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना इत्यादि उसके दैनिक खर्चों में आते हैं। ये हमेशा होते रहते हैं। देखिए, इनमें से कुछ स्थायी खर्चे हैं। ये जो खर्चे हैं भूमि पर, भवन पर, मशीनरी पर, फर्नीचर पर, ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। ये बार बार क्रय नहीं किए जाते एक व्यवसायी द्वारा, तो इन पर वह स्थायी रूप से अपनी पूंजी का निवेश करता है। इनको क्रय करने के लिए वह स्थायी रूप से अपनी पूंजी लगा देता है। इसके अंदर उसकी पूंजी होती है वह दीर्घ काल के लिए लगी होती है। साथ ही साथ जो कच्चा माल, मजदूरी, वेतन, दैनिक खर्चे हैं, इस पर वह जो पूंजी लगाता है उसे हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी। इसके लिए उसे रोकड़ की आवश्यकता होती है और यह रोकड़ उसके पास कई साधनों से प्राप्त होती है। देखिए, यदि व्यवसाय को विकास करना है, लंबे समय तक चलना है, तो एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय पर स्थायी पूंजी में अधिक निवेश करना होता है और यह निवेश दीर्घ काल तक उसके द्वारा किया जाता है। आइए इसे और विस्तार से देख लेते हैं। प्रत्येक व्यवसाय को निधि की आवश्यकता इसकी संपत्तियों के क्रय तथा क्रियाओं के संचालन के लिए होती है, यानी संपत्तियों को खरीदने के लिए और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाने के लिए एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता होती है। कंपनी को स्थायी संपत्तियों तथा चालू संपत्तियों में निवेश करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए कंपनी स्थायी संपत्तियों में निवेश करती है, साथ ही साथ चालू संपत्तियों में भी निवेश करती है। स्थायी संपत्तियों में निवेश करने के लिए जिस पूंजी को काम में लिया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहा जाता है और चालू संपत्तियों में निवेश करने के लिए जिस पूंजी को काम में लिया जाता है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। स्थायी पूंजी से आशय दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से है, जिनमें दीर्घ काल के लिए निवेश किया जाता है। ऐसी संपत्तियां जब व्यवसायी क्रय करता है जिनमें दीर्घ काल तक किसी भी प्रकार का वह परिवर्तन नहीं करता और उससे पैसा वापस प्राप्त नहीं कर सकता, यानी दीर्घ काल तक उसमें पूंजी लगी ही रहेगी, तो वह स्थायी संपत्ति होती है। स्थायी पूंजी का निवेश उसमें होता है। स्थायी संपत्तियां वे होती हैं जो व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होती है, यानी 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए जो पूंजी एक व्यवसाय में लगी होती है वह स्थायी पूंजी कहलाती है या और लंबे समय तक कार्यान्वित रहती है। देखिए, 1 वर्ष या अधिक समय के लिए भूमि जब एक व्यवसायी खरीदता है तो वह पूरा, जब तक उसका व्यवसाय चलेगा तब तक वह भूमि में जो पैसा लगाया गया है वह निवेश कर दिया गया है, तो यह उसके लिए क्या हो गई, स्थायी संपत्ति हो गई। इस पर उसने क्या कर दिया, भवन बना दिया। इस पर उसने क्या कर दिया है, भवन बना दिया है। अब यह भवन जब तक उसका व्यवसाय चलेगा तब तक उसके काम आएगा, वह रोज रोज अपना भवन नहीं बदलेगा। इसी प्रकार मशीनरी, उसके द्वारा कोई मशीन खरीदी गई है तो यह मशीन जब तक काम करती रहेगी तब तक उस व्यवसाय में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज एक मशीन पर वह कार्य कर रहा है, कल दूसरी मशीन लेकर आ गया, परसों तीसरी मशीन लेकर आ गया। यहाँ पर उसके द्वारा भारी निवेश किया जाता है और यह निवेश दीर्घ काल के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर संयंत्र एवं मशीन, फर्नीचर, भूमि एवं भवन तथा वाहन। देखिए, एक वाहन खरीद लिया गया है,
एक व्यक्ति द्वारा एक वाहन खरीद लिया गया है और यह वाहन उसके द्वारा लंबे समय तक काम में लेने के लिए खरीदा गया है। अब वह इसे तो लंबे समय तक चलाएगा। यहाँ पर उसने 10 लाख रुपए का क्या किया है, निवेश किया है इस वाहन को क्रय करने के लिए। तो यहाँ पर उसने अपनी पूंजी को लंबे समय तक निवेश कर दिया है। तो यह जो निवेश हुआ है वह कहलाता है स्थायी पूंजी। स्थायी संपत्तियों में निवेश का निर्णय बहुत सोच विचार के बाद ही लेना चाहिए। देखिए, जब भी कोई व्यवसायी स्थायी संपत्तियों में निवेश का निर्णय लेता है तो वह बहुत सोच विचार करके ही लेता है। वह इस निर्णय को बार बार नहीं बदलता कि एक बार उसने भूमि खरीद ली, अब वह उसे बेचकर फिर दूसरी भूमि को खरीदेगा, वहां भवन निर्मित करेगा। ऐसा एक व्यवसायी के लिए बार बार करना संभव नहीं होता है। तो जो भी निर्णय लिया जाता है वह पूरे सोच विचार करने के बाद में एक व्यवसायी द्वारा लिया जाता है, क्योंकि स्थायी संपत्तियों में निवेश किया हुआ धन बड़ी भारी मात्रा में होता है। क्योंकि जब भी वह स्थायी संपत्तियों के क्रय करने के लिए निवेश करेगा तब उसमें बहुत भारी निवेश उसके द्वारा किया जाता है। एक व्यवसायी यदि कोई मशीन खरीद रहा है, कोई मशीनरी क्रय करके ला रहा है, या अपने व्यवसाय के लिए कोई वाहन खरीद रहा है, या वह अपने व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीद रहा है, कोई भवन बना रहा है, तो उसके लिए उसे काफी मात्रा में धन निवेश करना होता है। इसलिए वह बहुत सोच समझकर ही निवेश करता है। इस प्रकार के लिए हुए निर्णय अटल अथवा अपरिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं और यदि परिवर्तन किया जाता है तो बड़ी भारी हानि उठानी पड़ती है। देखिए, उसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे अटल होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। उनमें वह किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। यदि उसमें कोई परिवर्तन करना भी पड़ा तो उसे बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए उसने भवन बना रखा है, वर्तमान में उसका एक भवन है और उसे नए भवन की आवश्यकता है। यदि वह इस भवन को तोड़ता है तो उसे धन खर्च करना होगा। साथ ही साथ जब वह नया भवन बनाएगा तो उसके लिए भी उसे काय की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। तो उसका काफ़ी धन इस पर व्यय होता है और जब तक उसका ये भवन तैयार नहीं होगा तब तक उसे अपनी मशीनरी, अपना सामान कहीं और ले जाना होगा, तो उसके लिए उसे किराया भी वहन करना होगा। तो एक जो भी परिवर्तन इसमें करेगा स्थायी संपत्ति में एक व्यवसायी, तो उस पर उसे भारी लागत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के निर्णयों को निवेश निर्णयों के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, ये जो निर्णय होते हैं ये निवेश निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। एक व्यवसायी अपनी पूंजी का निवेश स्थायी संपत्ति के रूप में करे या फिर वह कार्यशील संपत्ति के रूप में करे, यह उसका निवेश संबंधी निर्णय होता है। वह किस प्रकार की संपत्तियों को क्रय करने के लिए अपने धन का निवेश करे, यह पूंजी बजटिंग निर्णयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पूंजी बजटिंग निर्णयों के नाम से भी जानते हैं, जो लंबे समय तक कंपनी की लाभदायकता, विकास तथा जोखिम को प्रभावित करते हैं। और जो ये निर्णय लिए जाते हैं एक व्यवसायी द्वारा, ये कंपनी की लाभदायकता को प्रभावित कर सकते हैं, उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही साथ ये उसके जोखिम को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि अधिक संपत्ति, अधिक पूंजी जो है कार्यशील प्रकृति की है तो वह व्यवसाय के विकास को बाधित कर सकती है। और यदि आपने बहुत अधिक पूंजी सिर्फ स्थायी संपत्ति को अर्जित करने में लगा दी, आपके पास कार्यशील पूंजी नहीं है, तो वह भी व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकती है। ये दीर्घकालीन संपत्तियां 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए होती हैं। देखिए, ये जो भी स्थायी संपत्तियों पर खर्च किया जाता है धन, वह 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है। यह दीर्घकालीन प्रकृति की होती हैं। ऐसी संपत्तियों के लिए वित्त व्यवस्था भी पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों जैसे समता या पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण तथा व्यवसाय के प्रतिधारित उपार्जन से की जानी चाहिए। और दीर्घकाल तक जब हम पूंजी का निवेश अपनी संपत्तियों के में करते हैं
तो इसके लिए हमें दीर्घकालीन स्रोतों से ही धन प्राप्त करना चाहिए, जैसे समता अंश हो गए, जैसे पूर्वाधिकार अंश हो गए, ऋण पत्र हो गए, यानी वित्तीय संस्थानों से हम जो दीर्घकालीन ऋण लेते हैं वे इसमें आ गए। साथ ही साथ इसमें संचित आय भी शामिल की जाती है, लाभ का वह हिस्सा जो पुनर्विनियोग हेतु रख लिया जाता है। ऐसी प्रतिधारित आय को भी दीर्घकाल के लिए निवेश करने के लिए एक व्यवसायी लगा सकता है। इन संपत्तियों में किया गया निवेश, क्रय पर किया गया व्यय, विस्तार पर किया व्यय, आधुनिकीकरण एवं उनके प्रतिस्थापन पर किए गए व्यय भी सम्मिलित होते हैं। और इन संपत्तियों में जो निवेश किया जाता है उसके साथ साथ क्रय पर किया गया व्यय, जो भी इनको खरीदने पर हमने व्यय किया है वो भी इसमें सम्मिलित होता है। विस्तार के लिए यदि हमने कोई नई इकाई स्थापित की है, एक भवन हमारा पहले से था और हमने एक भवन और बना लिया है, तो यहां पर हम अपने संगठन का क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। पहले हम कपड़ा फैक्ट्री चलाते थे, अब हमने कोई चमड़े की फैक्ट्री भी डाल ली है, चमड़े उत्पाद तैयार करने की। तो देखिए ये हमारी क्या हुई, एक और फैक्ट्री हो गई, एक इकाई और हमने स्थापित कर ली, विस्तार कर रहे हैं। हम पहले पुरानी मशीनों पर कार्य करते थे, अब हम नई मशीनें लेकर आ गए, नई तकनीक लेकर आ गए, तो यहां पर हमने अपने आधुनिकीकरण पर भी क्या किया है, धन खर्च किया है। एक मशीन थी वह चलते चलते खराब हो गई है, अब उसको हटाकर हमने नई मशीन वहां पर क्या कर दी, लगा दी है, हमने उसको बदल दिया है। तो इस पर भी स्थायी पूंजी निवेश की जाती है। बड़े भारी व्यय जैसे विज्ञापन अभियान, खोज या अनुसंधान विकास कार्यक्रम जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक प्रभावशाली रहेगा, पूंजी बजटिंग निर्णयों के अनुपम उदाहरण हैं। देखिए बहुत बड़े भारी व्यय भी कई संस्थान करते हैं, वो विज्ञापन पे व्यय करते हैं, इससे उनकी दीर्घकाल तक बिक्री बढ़ती रहती है, उन्हें दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त होता रहता है। साथ ही साथ खोज या अनुसंधान पर भी कई संगठन खर्च करते रहते हैं और विकास कार्यक्रमों पर भी कई संगठनों द्वारा व्यय किया जाता है। इनसे भी जो दीर्घकाल तक व्यवसाय है उस पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो निर्णय लिए जाते हैं इन कार्यों के, खोज व अनुसंधान के लिए निर्णय लिया गया हो, विकास कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया हो, या फिर विज्ञापन अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हो, इस पर भी स्थायी पूंजी जो है काम में ली जाती है। इस पर भी काफी भारी मात्रा में निवेश करना होता है और इससे व्यवसाय को बहुत अधिक फायदा पहुंचता है। यदि आपने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से विज्ञापन करवाया है, मान लीजिए कोई कंपनी है वो अमिताभ बच्चन से विज्ञापन करा रही हैं, सचिन तेंदुलकर से विज्ञापन करा रही हैं, तो उसका प्रभाव जनमानस पर बहुत अधिक समय तक रहता है और लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार इन पर भी भारी मात्रा में क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है और यह निवेश भी जो होता है वह स्थायी पूंजी के रूप में ही होता है। स्थायी पूंजी की व्यवस्था या निवेश या पूंजी बजटिंग निर्णय निम्नलिखित कारणों से भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए किन किन कारणों से यह महत्वपूर्ण है। पहला है दीर्घकालीन विकास तथा प्रभाव के लिए। कोई भी व्यवसायी जब स्थायी संपत्तियों के क्रय का निर्णय लेता है, उन पर निवेश संबंधी निर्णय लेता है, तो यह दीर्घकाल के विकास को देखते हुए वह निर्णय लेता है। कोई भी व्यक्ति जब अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो जो भूमि भवन वह स्थापित करेगा वह दीर्घकाल में अपने विकास के लिए, व्यवसाय के विकास को देखते हुए ही स्थापित करेगा। ये निर्णय दीर्घकालीन विकास के लिए किए जाते हैं। ये व्यवसाय की भविष्य की संभावनाओं तथा प्रत्याशाओं को प्रभावित करती हैं कि भविष्य में व्यवसाय कैसा होगा, क्या संभावना है हमारे विकास की, उसको देखते हुए ही इन पर निवेश किया जाता है। यदि एक व्यवसायी अपने भविष्य के लिए सही अनुमान नहीं लगा पाता तो वह इन पर सही तरीके से निवेश नहीं कर पाएगा। इनमें निधि की बड़ी मात्रा लगी होती है,
देखिए, जब भी कोई व्यवसायी स्थायी संपत्तियों पर निवेश करता है तो वह अपनी पूंजी के काफी बड़े हिस्से को इन स्थायी संपत्तियों को क्रय करने और इनमें निवेश करने के लिए प्रयोग में लेता है। देखिए, वह भवन भी बना रहा है, वह मशीनरी भी लगा रहा है, वह मशीन भी लगा रहा है, वह फर्नीचर भी स्थापित कर रहा है, क्रय कर रहा है। तो इन पर वह अपनी बहुत अधिक पूंजी निवेश कर रहा है। साथ ही साथ वह अपनी फर्म के लिए वाहन भी खरीद रहा है, तो इस पर उसे बहुत ही अधिक मात्रा में धन का निवेश करना होता है। इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप पूंजी कोष का एक बड़ा भारी भाग इन दीर्घकालीन परियोजनाओं में निवेश करने से अविचलन हो जाता है, अर्थात पूंजी स्थिर हो जाती है। देखिए, इसमें जो धन लगा रहा है वह व्यवसाय में स्थिर हो जाती है, उसको बार बार वह निकाल नहीं सकता। यदि वह निकालता है तो वह उसके व्यवसाय के लिए हानिकारक होगी। यदि वह मशीन को बेच देता है, पैसा प्राप्त कर लेता है, तो उसका उत्पादन ही ठप्प हो जाएगा। वह कैसे उत्पादन करेगा, यह प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी। तो इन पर जो उसने निवेश कर दिया है वह अविचल प्रकृति का होता है, स्थायी प्रकृति का होता है, अर्थात पूंजी स्थिर हो जाती है, इसमें लगी हुई पूंजी स्थिर हो जाती है। इसलिए इन निर्णयों को लेने से पहले इनका विस्तृत विश्लेषण कर लेने के उपरांत ही कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं। तो जब भी व्यवसायी इन पर निवेश करने का निर्णय लेगा, इन पर किसी भी प्रकार की पूंजी निवेश करने का निर्णय लेगा, तो वह अच्छे तरीके से सोच समझकर पूरा विश्लेषण करने के बाद ही निवेश का निर्णय लेगा, क्योंकि भारी मात्रा में उसको पूंजी का निवेश करना होता है। जोखिम का होना, स्थायी पूंजी में निवेश की भारी मात्रा लगी होती है, जिसका फर्म की संपूर्ण आय पर दीर्घकालीन प्रभाव होता है। अतः स्थायी पूंजी निवेश निर्णय फर्म की संपूर्ण व्यावसायिक जोखिमों को प्रभावित करते हैं। जब भी वह स्थायी संपत्तियों पर निवेश का निर्णय लेता है तो उसे भारी पूंजी उसमें निवेशित करनी होती है और इससे उसका जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसने मशीन खरीद ली है, मशीन का क्रय कर लिया है और कुछ समय बाद तकनीक बदल गई है, तो अब यह क्या हो गई, उसके लिए जोखिम हो गई। तकनीक बदलने का डर हमेशा उसे सताता रहता है और यदि यह तकनीक बदल गई, यह तकनीक अब कैसी हो गई है, पुरानी हो गई है, तो इससे उसका जोखिम क्या होगा, बढ़ जाएगा और यह उसके व्यवसाय के लिए अब नुकसानदायक हो सकता है। उसे नई मशीन खरीदनी होगी, फिर उसे भारी निवेश करना होगा। अनुत्क्रमणीय निर्णय, यदि ऐसे निर्णय एक बार ले लिए जाएं तो उन्हें बिना भारी हानि उठाए बदला नहीं जा सकता। देखिए, जब भी स्थायी संपत्तियों के क्रय का निर्णय ले लिया जाता है एक व्यवसायी द्वारा, तो वह शीघ्रता से उन निर्णयों को नहीं बदल सकता। यदि वह बदलने का प्रयास करता है तो उसे बड़ी भारी लागत का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए एक व्यवसायी ने पहले कपड़ा निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का सोचा और इसके संबंध में उसने कोई मशीन क्रय कर ली। उसने मशीन क्रय की 15 लाख रुपए की, इसका उसने निवेश कर दिया है 15 लाख रुपयों का। अब वह अपना विचार बदलता है, अपना निर्णय बदलता है और वह प्लास्टिक उत्पाद बनाने का निर्णय लेता है, प्लास्टिक उत्पाद की फैक्ट्री खोलने का निर्णय लेता है। चूंकि वह मशीन पहले कहीं की खरीद चुका है, कपड़ा निर्माण की खरीद चुका है, तो उसने निवेश कर दिया है। अब वह निवेश करना चाहता है प्लास्टिक उत्पाद की मशीन पर, तो उसे बड़ी भारी लागत का सामना करना पड़ेगा, जो कि उसके व्यवसाय के हित में नहीं है। वह यदि इस मशीन को बेचता भी है तो उसे पूरे 15 लाख प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं है। हो सकता है उसे 10 लाख रुपए ही प्राप्त हों, तो इस प्रकार उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी परियोजना को भारी निवेश के उपरांत बंद करने का तात्पर्य कोषों का अपव्यय होता है। यहां पर उसके द्वारा क्या किया गया है, अपने कोषों का अपव्यय किया गया है। उसने बिना सोचे विचारे निर्णय लिया, जिससे कि उसको निर्णय बदलना पड़ा, अपने उत्पाद को बदलने का निर्णय लेना पड़ा। इससे उसे अपने कोषों का दुरुपयोग उसके द्वारा किया गया, जिससे बड़ी लागत से बनी परियोजनाओं के विफल होने का भी भय रहता है। देखिए, इससे जो बड़ी लागत की परियोजनाएं हैं उनके विफल रहने का भी एक डर रहता है।
अतः इस प्रकार के निर्णयों को बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। इसलिए एक व्यवसायी को जब भी स्थायी पूंजी के निवेश से संबंधित निर्णय लेना हो तो बड़ी सावधानी तथा पूरे विश्लेषण के साथ ही ऐसे निर्णय लेने चाहिए तथा सभी विवरणों या विपरीत वित्तीय परिणामों का जो बड़े भारी भरकम भी हो सकते हैं का उचित मूल्यांकन करने के उपरांत ही निर्णय लेना चाहिए। और जब भी वह इस प्रकार के निर्णय ले तब वह सभी वित्तीय परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। क्या परिणाम हो सकते हैं उसके व्यवसाय के लिए इन परिवर्तनों के, क्या वे उसके पक्ष में होंगे या उसके विपरीत होंगे, इन सभी की उसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके उपरांत ही भली भांति विश्लेषण करने के बाद उसे सोच समझकर निवेश का निर्णय लेना चाहिए। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। देखिए, स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता होती है उसको प्रभावित करने वाले कुछ घटक यहाँ दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। आप परीक्षा में इस तरीके से इन घटकों को लिखेंगे तो परीक्षक के मन में एक अच्छी आपके उत्तर की छवि जाती है, वह आपको अच्छे अंक प्रदान करता है। पहला है इसमें व्यवसाय की प्रकृति। देखिए, व्यवसाय किस प्रकृति का है, क्या वह व्यापारिक इकाई है या निर्माता इकाई है, इसका भी स्थायी पूंजी निवेश से संबंध है। यदि निर्माता इकाई है तो उसे अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। संचालन का पैमाना। देखिए, आपका संचालन का पैमाना कैसा है, आप उच्च स्तर का व्यवसाय करते हैं या छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। यदि आपका जो संचालन का पैमाना है, आपके व्यवसाय का जो पैमाना है बहुत बड़ा है तो उस पर आपको स्थायी संपत्तियों पर अधिक निवेश करना होता है। तकनीक का विकल्प। देखिए, आप किस प्रकार की तकनीक काम में ले रहे हैं उस पर भी आपके यहाँ पे निवेश जो स्थायी पूंजी पर होता है वह प्रभावित होता है। आप श्रम प्रदान व्यवसाय करते हैं या मशीनरी प्रदान व्यवसाय करते हैं जिसमें मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है तो आपको वहाँ पर स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। तकनीकी उत्थान। देखिए, तकनीक बदलती रहती है, जैसे कंप्यूटर को ही ले लें, कंप्यूटर तकनीक लगातार बदलती रहती है, नए नए कंप्यूटर बाजार में आते हैं। एक व्यवसाय द्वारा अपने पुराने कंप्यूटरों का प्रतिस्थापन नए कंप्यूटरों के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर तकनीकी उत्थान के द्वारा भी स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता है वह प्रभावित होती रहती है। विकास की संभावनाएं। एक संगठन में विकास की कितनी संभावनाएं हैं, यदि वह तेजी से विकास की ओर अग्रसर है तो उसे स्थायी संपत्तियों पर भारी निवेश करना होता है। विविधीकरण। देखिए, एक कंपनी विविधता लाती है, कपड़ा उद्योग चला रही है, वह कपड़ा व्यवसाय कर रही है, लेकिन वह प्लास्टिक उत्पाद भी तैयार करना चाहता है, वह सीमेंट उत्पाद भी तैयार करना चाहता है। तो यह जो विविधीकरण एक व्यवसायी द्वारा किया जाएगा तो उसे भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। वित्तीय विकल्प। देखिए, जो वित्तीय विकल्प है, यदि एक फर्म के पास काफ़ी सारे वित्त के विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं तो भी उसकी स्थायी पूंजी की आवश्यकता बदलती रहती है। जैसे उसे कोई वस्तु पट्टादी वित्त के रूप में प्राप्त हो रही है तो वह स्थायी पूंजी में ज़्यादा निवेश नहीं करेगी, वह इस प्रकार पट्टे पर वस्तु प्राप्त कर लेगी। सहयोग का स्तर। देखिए, इसका एक उदाहरण है एटीएम। आपने देखा होगा कई बैंकों के जो हैं एक संयुक्त एटीएम होते हैं, कई बैंक एक ही एटीएम पर सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी वे स्थायी पूंजी के रूप में स्थायी संपत्ति पर निवेश नहीं करते, वो एक ही बैंक द्वारा निवेश किया जाता है, उसी पर मिलकर सहयोग करते हुए वे क्या करते हैं, अपना एटीएम द्वारा सेवाएं ग्राहकों को प्रदान करने लगे हैं। तो इस प्रकार से भी स्थायी पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। हर बैंक अपना अपना एटीएम स्थापित करता तो उसे स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन अब वे मिलकर एक ही एटीएम पर सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, स्थायी पूंजी की कम आवश्यकता महसूस हो रही है। आगे देखते हैं इन्हें विस्तार से बच्चों। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है। आपका व्यवसाय किस प्रकार का है, यह स्थायी पूंजी उस पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारिक इकाई की स्थायी संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता एक सेवा प्रदाता संगठन की अपेक्षा कम होती है।
देखिए, जो सेवा प्रदाता संगठन है उसको बहुत अधिक मात्रा में स्थायी संपत्तियों पर निवेश करना होता है, उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना होता है, उसमें बहुत अधिक स्थायी संपत्तियां उसे क्रय करनी होती है, भारी निवेश उसे स्थायी पूंजी के रूप में करना होता है। जबकि जो व्यापारिक इकाई है जो क्रय विक्रय का कार्य करती है उसे स्थायी संपत्तियों की कम आवश्यकता होती है, तो वह निवेश भी कम करता है। संचालन का पैमाना, एक वृहद आकार वाले संगठन जो बड़े स्तर पर संचालित हैं को छोटे आकार के उद्योगों की अपेक्षा स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा उद्यम है, तो उसे अपने लिए एक बहुत बड़ा भवन भी चाहिए होगा, उसे बहुत बड़ा भवन भी चाहिए, साथ ही साथ उसे काफ़ी मात्रा में मशीनरी की आवश्यकता भी होती है, उसे वाहनों की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उसे फर्नीचर की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो उसे स्थायी संपत्तियों पर भारी निवेश करना होता है। वहीं जो छोटी फर्म होती है उसे स्थायी संपत्तियों पर निवेश की कम आवश्यकता होती है, वह कम मात्रा में ही निवेश करता है। तकनीक का विकल्प, पूंजी प्रधान संगठनों में संयंत्र एवं मशीनों के क्रय के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है। दूसरी ओर श्रम प्रधान संगठनों को स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। देखिए, पूंजी प्रधान संगठन ऐसे संगठन जिनमें मशीनों से कार्य होता है, बड़े बड़े उद्यम स्थापित कर दिए गए हैं, वहाँ भारी मशीनों के द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, रोबोटों के माध्यम से उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, उनमें पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और यह पूंजी जो लगी होती है वह स्थायी पूंजी के रूप में उसमें निवेशित होती है। उन्हें अपना जो ढांचा है वह बनाने के लिए स्थायी पूंजी अधिक मात्रा में चाहिए होती है, तो इन उद्योगों में स्थायी पूंजी का भारी निवेश होता है। दूसरी ओर जो श्रम प्रधान संगठन है जहां मजदूरों के द्वारा कार्य किया जाता है उत्पादन से संबंधित, वहां पर पूंजी स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, वहां कार्यशील पूंजी से कार्य चलता है। तकनीकी उत्थान, कुछ उद्योगों में संपत्तियां शीघ्र ही अप्रचलित हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप उनका प्रतिस्थापन शीघ्र ही कराना होता है। देखिए, कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनमें जो उपकरण काम में आते हैं, जो मशीनें काम में आती हैं, वे जल्दी से ही अप्रचलित हो जाती हैं। जैसे कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर में नया नया बदलाव आता ही रहता है, लगातार निरंतर बदलाव आते रहते हैं और कंप्यूटर पुराने होते हैं, तो इन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। नई तकनीक आई, नए कंप्यूटर आए, आप पुराने कंप्यूटर को हटाएंगे और नए कंप्यूटर लेकर आएंगे। पहले डेस्कटॉप चलता था, अब लैपटॉप चलता है। इस प्रकार से यह तकनीकें बदलती रहती है, इनमें जो भी स्पीड है वो भी बदलती रहती है, कई चीज़ें इनमें बदलती रहती हैं। तो एक व्यवसायी लगातार नए कंप्यूटर क्रय करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसे स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी कंपनियों में स्थायी संपत्तियों में भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण, कंप्यूटर। ऐसे संस्थान जिनकी संपत्तियां शीघ्र ही अप्रचलित होने का अधोमुखी होती ही रहती हैं, उन्हें स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए स्थायी पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। देखिए, कई मशीनें ऐसी हैं जो लगातार बदलती रहती हैं, नई तकनीक आई, आपको नई तकनीक की मशीनें क्रय करनी होगी, पुरानी मशीनों को हटाना होगा यदि आपको मार्केट में टिके रहना है। तो एक व्यवसायी लगातार इन प्रचलित होने वाली मशीनों को बदलता रहता है, प्रतिस्थापन करता रहता है। इससे भी क्या होता है, उसे स्थायी पूंजी के रूप में भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे लगातार ये नई नई स्थायी संपत्तियां क्रय करनी होती है, तो अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। अगला है विकास की संभावनाएं। किसी संगठन में ऊंची दर से विकास की संभावना की संतुष्टि के लिए स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था पर अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। यदि कोई संगठन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, लगातार विकास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपनी स्थायी संपत्तियों पर, जो स्थायी संपत्तियां हैं उन पर भारी मात्रा में निवेश करना होता है। वह अपनी स्थायी संपत्तियां अर्जित करता रहता है, नई नई फैक्ट्री लगाएगा, नई नई मशीनें क्रय करेगा और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित होगा, आगे बढ़ता
रहेगा। व्यवसाय के सामने यह विकल्प होता है कि ऊंची दर की आशान्वित मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए ऊंची दर की क्षमता का निर्माण करे। वो जो लगातार मांग बढ़ रही है, मार्केट में जो लगातार मांग उत्पन्न हो रही है, उस मांग को पूरा करने के लिए वह लगातार कार्य करे। इसके लिए उसे नया उद्यम स्थापित करना होता है, नई तकनीक का सहारा लेना होता है, इस पर उसे भारी निवेश करना होता है और यह सब स्थायी पूंजी के रूप में ही निवेश किया जाता है उसके द्वारा। यह स्थायी संपत्तियों में ऊंची दर के निवेश को आवश्यक बनाता है और इससे स्थायी संपत्तियों में ऊंची दर से निवेश यानी भारी मात्रा में पूंजी के निवेश को क्या करता है, आवश्यक बना देता है। तत्पश्चात ही ऊंची दर की स्थायी संपत्तियों में वृद्धि भी होती है और इसके बाद ही क्या होता है, स्थायी संपत्तियों में भारी मात्रा में वृद्धि भी होती है। विविधीकरण, एक फर्म विभिन्न कारणों से अपनी संचालन प्रक्रिया में विविधीकरण द्वारा विविधता ला सकती है। यह क्रिया स्थायी पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि करके भी लाई जा सकती है। देखिए, जो कंपनियां आज एक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही हैं, वे कल दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना चाहती हैं। मान लीजिए एक फर्म कपड़ा व्यवसाय से जुड़ी हुई है। अब यह कपड़ा व्यवसाय करने के साथ साथ स्टील संबंधित उत्पादों का भी उत्पादन करना चाहती है, यानी नए उत्पाद को निर्मित करने की ओर अग्रसर होना चाहती है। अपने व्यवसाय में क्या ला रही है, यह विविधता ला रही है, या यह खाद्य पदार्थों के उत्पादन से भी जुड़ना चाहती है। तो यह जो भी फैक्ट्री होगी, यह क्या करेगी, विविधता लाएगी। इस पर भी उसे भारी मात्रा में निवेश करना होता है। उदाहरण, कपड़ा निर्माण कंपनी का सीमेंट उत्पादन संयंत्र लगाना। वह आज कपड़ा निर्माण कर रही है और अब वह सीमेंट उत्पादन करना चाहती है। उसके लिए उसे संयंत्र लगाना होगा, नया भवन बनाना होगा, मशीनरी क्रय करनी होगी, कई चीज़ें उसे करनी होगी क्रय। इसके लिए उसे भारी मात्रा में निवेश भी करना होगा। तो इस प्रकार से वह क्या करेगा, स्थायी संपत्तियां अर्जित करेगा, भारी मात्रा में स्थायी पूंजी का निवेश करेगा। वित्तीय विकल्प, एक विकसित वित्तीय बाजार कुल विक्रय के लिए विकल्प के रूप में पट्टेदारी सुविधा मुहैया करा सकता है। देखिए, यहां बाजार में यदि पट्टेदारी सुविधा उपलब्ध हो रही है, कोई वस्तु पट्टे पर उपलब्ध हो रही है, मान लीजिए किसी फर्म को कंप्यूटर जो है वह पट्टे पर उपलब्ध हो रहा है कुछ समय अवधि के लिए, तो वह क्यों खरीदेगा, क्यों कंप्यूटर पर अपनी स्थायी पूंजी का निवेश करेगा, वह पट्टे पर ही कंप्यूटर प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से स्थायी जो पूंजी है उसकी आवश्यकता में कमी आ जाती है, तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी कम हो जाती है। इस प्रकार की व्यू रचना उन व्यवसायों में अधिक उपयुक्त होती है जहां पर जोखिम की मात्रा अधिक होती है, और यह व्यू रचना उन व्यवसायों के लिए अच्छी मानी जाती है जहां पर जोखिम अधिक मात्रा में होता है। देखिए, कंप्यूटर की तकनीक बदलने की जोखिम हर व्यवसाय के सामने होती है, तो वे इसे पट्टे पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि तकनीक बदल भी जाए तो व्यवसाय पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। सहयोग का स्तर, कभी कभी कुछ व्यावसायिक संगठन एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे संगठन मिलकर एक ही सुविधा का उपयोग कर लेते हैं। सभी अपने अपनी अलग सुविधाएं एकत्र करते, उन पर उन्हें भारी निवेश करना होता। इसकी अपेक्षा उन्होंने क्या किया, सभी ने मिलकर एक की सुविधा को ही काम में लेना प्रारंभ कर दिया। अब ये 3 बैंक हैं, ए बी सी, ये तीनों अपने अपने एटीएम स्थापित करते, 3 अलग अलग एटीएम स्थापित होते हैं। इसकी अपेक्षा इन तीनों ने मिलकर एक ही कंपनी के एटीएम का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वहीं पर ये तीनों अब क्या दे रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ये अब अलग क्षेत्र में जाकर खोलेगा, ये अलग क्षेत्र में जाकर खोलेगा, और सी ने यहाँ जो एटीएम खोल रखा है उसका उपयोग ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। बी कहीं और खोलेगा तो उसका उपयोग भी कौन कौन करेगा, ए बी सी करेगा। ए कहीं पर खोलेगा तो उसका उपयोग भी मिलकर ये तीनों ही करेंगे। इस प्रकार सहयोग करके ये कम निवेश पर ही अधिक सुविधाएं प्रदान करने लगे हैं। एटीएम इस प्रकार के सहयोग या कोलैबोरेशन स्थायी संपत्तियों में निवेश के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार जो ये कोलैबोरेशन हुआ है, यह स्थायी संपत्तियों में निवेश को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एटीएम। एटीएम सुविधा इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। बच्चों, आज हमने
स्थायी संपत्तियों के बारे में देखा। उनके अंदर स्थायी पूंजी के रूप में एक व्यवसायी निवेश करता है। देखिए, स्थायी संपत्तियां यदि व्यवसाय में न हों तो एक व्यवसाय अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा और इसके लिए व्यवसायी को स्थायी पूंजी के रूप में निवेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने के लिए वह कई व्यावसायिक वित्त के स्रोतों की ओर अग्रसर होता है। वह दीर्घकालीन स्रोतों से यह वित्त प्राप्त करता है। समता अंशों के माध्यम से वित्त प्राप्त करता है, पूर्वाधिकार अंशों के माध्यम से वह वित्त प्राप्त करता है, ऋणों के माध्यम से वह वित्त प्राप्त करता है। वह अपनी जो संचित आय है उसका प्रयोग करके भी वह स्थायी संपत्तियां अर्जित करता है। देखिए बच्चों, स्थायी पूंजी यदि एक व्यवसाय से हटा दी जाए तो वह व्यवसाय अधिक समय तक नहीं चल पाएगा, या यूं कह लें कि वह व्यवसाय खड़ा ही नहीं हो पाएगा। स्थायी संपत्तियों के अंदर स्थायी पूंजी का निवेश करके ही एक व्यवसाय को चलाया जा सकता है। अतः स्थायी पूंजी एक व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।